जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखते हैं गोली दर्पण का फोकस बिंदु। ठीक, तो गोली दर्पण का फोकस बिंदु में अवतल दर्पण भी गोली दर्पण है, उत्तल दर्पण भी गोली दर्पण है। दोनों के फोकस बिंदु से हम देख रहे हैं और इसके बाद समतल दर्पण का भी फोकस बिंदु देखेंगे। ठीक, चलिए ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। ये लाइन जो जा रही है बीचों बीच जाने वाली लाइन आपको बताया गया था मुख्य अक्ष होती है। मुख्य अक्ष पिछली क्लास में बताए थे, जहाँ यहाँ पर क्या होता है, पोल होता है, यहाँ पर क्या होता है, पोल होता है। ये सब बातें हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। जो लोग वह लेक्चर नहीं देखे हों, लेक्चर नंबर 6 है, वो जाके देख लें। ठीक, आज लेक्चर नंबर 7 है। चलिए ठीक, ये पोल हो गया, ये बिंदु पोल हो गया। अब ये लाइन मुख्य अक्ष हो गई और यहीं रास्ते में सेंटर होता है। आपको हमने बताया था सेंटर क्या होता है। तो गोली दर्पण जिस गोले से काट के बनाई जाती है उस गोले के केंद्र को ही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, तो ये है सेंटर। ठीक, और फिर यहाँ पर भी होगा सेंटर, ये है सेंटर। ठीक है, तो चलो मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले चलो। क्या बताना है? गोली दर्पण का फोकस है। मुख्य अक्ष समांतर किरण गई, ये भी मुख्य अक्ष समांतर किरण है। मुख्य अक्ष समांतर किरण तो चली गई लेकिन टकरा गई है अवतल दर्पण से। तो अब इसे लौटाना है। लौटाना है तो क्या करोगे? यहाँ आपतन बिंदु मिल गया आपको, आपतन बिंदु, ये भी आपतन बिंदु मिल गया। तो आपतन बिंदु पर एक लंब खींचोगे जिसे अभिलंब कहेंगे। फिर आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाते हुए आती है, परावर्तित किरण उतना ही कोण बनाते हुए जाती है। आपको ये बातें परावर्तन में बढ़ाई गई थी। चलो सी से मिला दो। चलो जहाँ आया वही सी मान लिए, क्यों इधर उधर करें। चलो सी हो गया, तो इसे भी सी से मिला दो। ठीक, तो बताओ सी से जाने वाली रेखा क्या अभिलंब में बताए थे हम पिछली क्लास में कि वक्रता केंद्र से गोली दर्पण के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। चलो ठीक है, उस बिंदु पर जब अभिलंब है तो हम लोग देख लेते हैं क्या आने वाली किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बना रही है, जाने वाली किरण भी अभिलंब के साथ उतने कोण बनाएगी। बोलो, यही तो नियम है। आने वाली किरण जितना कोण बनाती है, जाने वाली किरण भी उतने कोण बनाएगी। बोलो हाँ या ना। चलो ठीक है, यहाँ भी बताओ, आने वाली किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बना रही है, जाने वाली किरण भी अभिलंब के साथ उतने कोण बनाएगी। बोलो हाँ या ना। ये दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु पर जाके काट रही हैं मुख्य अक्ष के। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काट रही हैं उसी को फोकस बिंदु कहते हैं। बस सीधी सी बात। फोकस बिंदु क्या है? कुछ नहीं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से, चाहे अवतल हो, चाहे उत्तल हो, चाहे समतल हो, चाहे दुनिया का कोई दर्पण हो, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी को अवतल दर्पण, उसी को दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। अवतल का नहीं, दर्पण का। लेकिन अभी वहाँ नहीं मिलेगी तो मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती हैं, दोनों केस लग जाएगा। ठीक, वहाँ देखते हैं, तब बातें ज़्यादा समझ में आएगी। चलो एक किरण यहाँ ले गए मुख्य अक्ष समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई। समांतर हो जाओ भाई, मुख्य अक्ष समांतर किरण गई। दूसरी किरण ये गई, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष समांतर गई। अब ये किरण जो यहाँ गिरी है इस पर अभिलंब सी से खींचो। ये देखो, जितना कोण बनाते हुए आएगी अभिलंब के साथ उतने कोण बनाते हुए जाएगी। क्यों? यही तो नियम है आपतन और परावर्तन कोण का। चलो इस पर भी अभिलंब खींचो। ये आपतन बिंदु है, जहाँ किरण गिरती है वो बिंदु क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। तो सी से मिला देंगे तो अभिलंब होगा। पिछली क्लास में हमने इस बात को बताया है, जाके देखो पूरा क्लास। तो यह क्या कोण हो गया? आपतन कोण। और ये लौटेगी किस पर? सर जितना बनाते हुए आ रहे उतने बनाते हुए लौट जाएगी। नियम तो यही है। तो चलो अब ये इधर लौट गई, परावर्तित किरण किधर लौट गई? इधर। ये परावर्तित किरण इधर। ठीक, अब क्या होगा? अब ये होगा, इसको पीछे बढ़ाओ, इधर ही जा रही है, इधर ही जा रही है, मुख्य अक्ष यहाँ है, काटने का कोई सवाल नहीं। तो पीछे बढ़ाओ डॉट डॉट से, कहीं काटती हुई आभास होगी। किसको बढ़ा रहे हो? परावर्तित किरण को। परावर्तित किरण को हम डॉट डॉट से बढ़ाते हैं तो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर काटती हुई आभास होती है। जिस बिंदु पर काटती हुई आभास हो रही है उसी को फोकस बिंदु कहते हैं।
अब बातें समझ लो फिर से। क्या है फोकस बिंदु? कुछ नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। मुख्य अक्ष के समांतर, देखो समांतर, इसमें भी देखो समांतर चलने वाली प्रकाश किरण ही है। दर्पण से, हम अवतल उत्तल नहीं बोल रहे हैं, दर्पण से परावर्तन, यहाँ भी देखो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु को दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। फिर से एक बार, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु को दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। कौन से एफ से? कैपिटल एफ से। किसको? फोकस बिंदु को। अच्छी बात है, समझ में आ गया। अब देखो एग्ज़ाम में क्या करोगे, अगर पूछ दिया कि गोली दर्पण के फोकस बिंदु से आप क्या समझते हो, तुरंत लिख देंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु को दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। लेकिन साथ में अगर लगा दे कि अवतल दर्पण का फोकस बिंदु भी बताइए, तो अवतल दर्पण का ये है, इसके बारे में बता दीजिए। क्या बताएंगे? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण, इसके पहले हम बोल रहे थे दर्पण, अब क्या बोलोगे? अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, अब प्रतीत नहीं बोलोगे क्योंकि यहाँ तो मिलती हैं, उसमें प्रतीत होती है, तो मुख्य क्या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। और इसमें अगर पूछा जाए उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु बताइए, अलग से सवाल, तो फिर वही परिभाषा लगा दीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। सिंपल सा है, फालतू में परेशान होते हैं आप लोग। एक ही परिभाषा लिखना है, बस थोड़ा सा परिवर्तन करके। यहाँ वास्तव में मिलती है, वहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें फोकस बिंदु बाएं तरफ है इसके, उसमें फोकस बिंदु दाहिनी तरफ है। ठीक है, आगे और बात करेंगे। देखिए आपका मैटर तैयार है। मुख्य अक्ष, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु को दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। मैंने वही लिखा जो यहाँ आपको पहले समझा दिया था। क्या? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, देख लो मुख्य अक्ष के समांतर ही तो हैं, चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु को दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साफ सुथरा, फिर हम आगे देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। ध्यान दीजिए एक बार, इसे मिटाने से पहले एक बार और ध्यान दीजिए। यदि वो इसी में कहे कि अवतल दर्पण का फोकस बिंदु समझाइए तो क्या करेंगे? यही परिभाषा लिखेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, यहीं तक लिखेंगे। अवतल दर्पण से परावर्तन लिख देंगे और यहीं लिखेंगे मिलती हैं, या मिलती प्रतीत नहीं लिखेंगे, केवल मिलती हैं, उसी बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। बस उत्तल दर्पण का लिखना है तो क्या करेंगे? यही परिभाषा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन, इसी के आगे क्या लिख देंगे? उत्तल दर्पण, दर्पण के आगे उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, अब ये लाइन यहाँ से यहाँ तक नहीं लिखेंगे, यहाँ से मिलती हैं नहीं लिखेंगे, हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। सिंपल सा, दोनों में अंतर आ जाएगा आपका। ठीक है, आराम से लिख सकते हो, एक ही बात लिखना है। ठीक, अब हम इसे हटा रहे हैं। ठीक, इधर देखिए। अब क्या? अब गोली दर्पण की फोकस दूरी हम देखेंगे। ठीक है, फोकस बिंदु तो मिल गया, ये है। फोकस दूरी क्या होता है? बड़ी सिंपल सी बात है। पोल दिखाई दे रहा है, पोल से फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बस पोल से लेकर फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। पोल से लेकर फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। काम खत्म। क्या होता है? ध्रुव P तथा फोकस बिंदु F के बीच की
दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, चलो लिख लो मेरे साथ। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। बिंदु को किससे करते हैं? कैपिटल से, और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अच्छी बात है। अब खास बात, जो फोकस दूरी होती है स्मॉल एफ, वो देखो वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होता है? पी से लेकर सी तक वक्रता त्रिज्या होता है, पी से लेकर सी तक वक्रता त्रिज्या ठीक इसके मध्य में होती है फोकस दूरी। ठीक है, आगे पीछे थोड़ा बहुत वो अलग चीज़ है। ठीक, लेकिन नॉर्मली जो हमें पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो गोलीय दर्पण जो हमें पढ़ना है, दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात क्या कहना चाहता है? अर्थात यह बराबर r/2, यह बराबर r/2। कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में कि क्या रिलेशन होता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में, तो यह बराबर r/2। देखो न्यूमेरिकल लगाते समय कभी भी r दे, लेंस में ज़रूरत तो r पड़ती है, दर्पण में नहीं। r दे तो f निकाल लो। कैसे? आधा कर दो बस। जैसे कहा 100 सेमी वक्रता त्रिज्या, तो यह बराबर कितना हो जाएगा? 50 सेमी। कभी कहा 200 सेमी वक्रता त्रिज्या, तो यह बराबर कितना हो जाएगा? 100 सेमी। अब देखो पॉलिटेक्निक 2015 में यही सवाल डायरेक्ट पूछा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? यह बराबर r/2 होता है, सीधा सीधा। और इसी पे एक सवाल उसी साल और आया, 2015 में ही, कहा वक्रता त्रिज्या 15 सेमी है तो फोकस दूरी क्या होगी? ये सवाल आ गया, वक्रता त्रिज्या 15 सेमी है तो फोकस दूरी क्या होगी? यह बराबर r/2, 15/2 7.5, काम खत्म। तो इतना सिंपल सा सवाल वो पूछ लिया है। ठीक है, तो 2 बार आ चुका है, और ये बोर्ड में इंटर में भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, बस यही बताना होता है। यह बराबर r/2, यह बराबर r/2, r बराबर क्या हो जाएगा? 2f, ऐसा भी हो सकता है, या r बराबर 2f, ये भी है क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन यह बराबर r/2 के रूप में दिया रहता है ज़्यादातर। ठीक, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम हटाते हैं इसे। ठीक, ये कहाँ से कहाँ तक है? क्लियर हुआ? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। साथ में एक बात और आपको बताते चले, जब यहाँ तक आई गए हैं तो एक बात बताते चले, आगे चिन्ह परिपाटी में बताएंगे कि लेफ्ट साइड जाने पर हम माइनस लेंगे, या आपतित किरण के विपरीत दिशा में जाने पर माइनस लेंगे, और आपतित किरण की दिशा में जाने पर प्लस लेंगे। या ऐसे भी कह सकते हैं हम कि पोल जो मुख्य अक्ष पर पोल है, पोल के बाईं तरफ माइनस लेते हैं, पोल के दाहिनी तरफ हम प्लस लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो देखो अवतल दर्पण में फोकस दूरी बाईं ओर ही पड़ेगा और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी दाहिनी ओर पड़ेगा। इसका मतलब जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए जो f होगा वो निगेटिव होगा, और उत्तल दर्पण के लिए, जो क्वेश्चन लगाते समय माइनस प्लस में फंसते हैं, उत्तल दर्पण के लिए जो f होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि उत्तल दर्पण में सदैव दाहिनी तरफ पड़ेगा और अवतल दर्पण में सदैव बाईं तरफ, और बाईं ओर जाने पर माइनस लेते हैं, दाहिनी ओर जाने पर प्लस लेते हैं। चिन्ह परिपाटी में आपको पढ़ाएंगे। तो अगर वो कभी सवाल में कहेगा कि 50 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो यह बराबर -50 सेमी, और 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, तो यह बराबर +50 सेमी। अब जरा 2015 पॉलिटेक्निक का वो क्वेश्चन बता दीजिए जो क्वेश्चन आया था। क्या आया था? कहा था कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेमी है तो फोकस दूरी कितना होगी? वक्रता त्रिज्या 15 दिया था तो फोकस दूरी कितना होगी? और ऑप्शन में था +7.5 सेमी, और फिर बी -7.5 सेमी, इस तरह से ऑप्शन था। तो क्या हो जाएगा? -7.5 सेमी। प्लस तो उत्तल दर्पण का होगा, माइनस किसका होगा? अवतल दर्पण का। तो आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आएगी। ठीक है, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा अवतल दर्पण के लिए। ओके, ठीक, बातें समझ में आई? चलो ठीक है, समझ में आ गई तो अच्छी बात है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम आगे बढ़ें। ठीक है, समतल दर्पण फोकस दूरी तथा क्षमता हमको देखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कंपटीशन में, समतल दर्पण फोकस दूरी क्या होती है और क्षमता क्या होता है। चलो आज इसको भी क्लियर कर लें हम। ये देखो समतल दर्पण है,
इसके ठीक बीचों बीच एक लाइन ले जाओ, ठीक है, दिस इज ए कॉल्ड पोल, पी हो जाएगा, ये लाइन मुख्य अक्ष मान लो हो गई, ये हो गया तुम्हारा अनंत, ये हो गया अनंत इन्फिनिटी। और अनंत से चलने वाली किरणें क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। अनंत से चलने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। और अगर यह बिंदु मुख्य अक्ष पर है, अनंत पर जो बिंदु ले रहे हैं वो मुख्य अक्ष पर है, तो इससे चलने वाली दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी और संयोग से वो मुख्य अक्ष के भी समांतर हो जाएंगी। अनंत से चलने वाली किरणें, ये शर्त नहीं है कि अनंत से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के ही समांतर होती हैं, नहीं, अनंत से चलने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। अनंत के किसी एक बिंदु से चलने वाली किरणें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। हाँ, वो ये संयोग है कि अगर ये बिंदु मुख्य अक्ष पर है तो चलने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी और संयोग से वो मुख्य अक्ष के भी समांतर होंगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण लाना है तो वह बिंदु अनंत पे होगा और अनंत से चलने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो लो, मुख्य अक्ष के समांतर। दरअसल ये किरण किसके समांतर है, ये किरणें एक दूसरे के समांतर हैं। देखो ये किरण और ये किरण एक दूसरे के समांतर हैं, लेकिन ये बिंदु चूंकि अनंत पर है तो अनंत से चलने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी दोनों ऊपर से भी ले जा सकते थे, दोनों किरण नीचे से भी ले आ सकते थे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अनंत बहुत दूर होता है तो वहाँ से चलने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। जरा ये बताओ, ये किरण किधर जाएगी, नीचे आएगी कि ऊपर जाएगी? आप लोग सोच कर बताओ। सबसे पहले लौटाने से पहले क्या करते हैं, पहले किरण गिराते हैं, फिर जहाँ किरण गिरी वहाँ वह बिंदु आपतन बिंदु है और आपतन बिंदु पर एक खींचते हैं लंब, उसे कहते हैं अभिलंब। तो सबसे पहले अभिलंब खींचो ना, ये हो गया अभिलंब, इस पर भी खींच लो, ये हो गया अभिलंब। बोलो, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब कहलाता है अभिलंब। तो अभिलंब खींच दिए, इसका मतलब ये किरण किधर आई, अभिलंब पर ही तो आई। तो याद करो, हम पहले आपको बता चुके हैं ये बात, याद अगर आ गया हो कि अभिलंब की दिशा में आने वाली किरण का I 0 होता है, R भी 0 होगा और किरण अपने मार्ग में वापस जाएगी। ये समझा चुके हैं। इसका मतलब क्या होगा, किरण अपने मार्ग में, किरण क्या होगा, अपने मार्ग में वापस जाएगी। ये किरण क्या होगा, अपने मार्ग में वापस आ जाएगी। क्यों वापस जाएगी? क्योंकि I 0 R 0 अभिलंब की दिशा में पड़ रही है। वापस जाने वाली किरण भी समांतर है क्या? हाँ, वापस जाने वाली किरण भी एक दूसरे के समांतर है और संयोग से मुख्य अक्ष के भी समांतर है। अच्छी बात है। ठीक है, जाने दो वापस। अब बताओ जरा कि फोकस दूरी निकालना है हमें। तो फोकस दूरी तो छोड़ो, पहले फोकस बिंदु पता करो कि फोकस बिंदु कहाँ होगा। फोकस बिंदु का डिफिनेशन क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी को फोकस बिंदु कहते हैं। मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो चलो, ये कहाँ से अनंत चली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें वापस आ रही हैं। वापस आते समय भी क्या हो गई, समांतर। और समांतर किरणें लाइट में कहाँ माना जाता है काटेंगी? समांतर किरणें माना जाता है अनंत पर काटेंगी। समांतर किरणें कहाँ काटती हैं? अनंत पर। लाइट में माना जाता है अनंत के किसी बिंदु से चलने वाली किरणें समांतर होती हैं और समांतर किरणें अगर वो आ रही हैं वो कहाँ काटेंगी, जाकर अनंत पर काटेंगी। ये बात समझिएगा। तो ये वापस आने वाली भी यहीं आके काटेंगी। तो फोकस बिंदु का डिफिनेशन, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी को तो फोकस बिंदु कहते हैं। परिभाषा देखो पीछे, तो उसी को फोकस बिंदु कहेंगे। इसका मतलब फोकस बिंदु यहाँ मिलेगा और जब फोकस बिंदु यहाँ मिलेगा तो पोल से लेकर फोकस बिंदु तक की दूरी को हम क्या कहते हैं सर? फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी कितनी आ गई सर? अनंत आ गई। तो हो गया ना, हो गया ना, क्या हो गया सर? समतल, समतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या हो गई? फोकस दूरी क्या हो गई सर? अब फोकस दूरी के बीच में दर्पण आ गया, अब क्या बताएं? फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, अब दर्पण अनंत होती है। ठीक है, दर्पण ही हटा दे रहे हैं, काम खत्म। थोड़ा छोटा कर देंगे और क्या। ठीक है, ठीक है। फोकस दूरी कितना होती है? अनंत होती है। अब रही बात क्षमता, बताओ। समतल दर्पण की क्षमता, समतल दर्पण की क्षमता। क्षमता क्या होती है? क्षमता देखो दो प्रकार की होती है। किसी भी दर्पण क्षमता दो प्रकार की, या सिकोड़ने वाली क्षमता, फैलाने वाली क्षमता। अभिसारी करने की क्षमता, अपसारी करने की। देखो ये किरण को सिकोड़ा है क्या? नहीं। फैलाया है क्या? लौटने वाली, लौटने वाली। जब लौटा रहा है तब क्या कर रहा है? सिकोड़ रहा है? नहीं। फैला रहा है? नहीं। सिकोड़ने वाली क्षमता शून्य, फैलाने वाली क्षमता शून्य। इसका मतलब कुल क्षमता शून्य।
दो प्रकार का क्षमता होता है, अभिसारी और अपसारी, सिकोड़ने वाला और फैलाने वाला। दोनों नहीं कर रहा है, दोनों क्षमताएं जीरो हैं। इसका मतलब सर क्या कर रहा है, न्यूमेरिकली लगा लो। सर न्यूमेरिकली कैसे लगाएं? पावर जो होता है -1/f डायोप्टर होता है, किसमें? दर्पण में। और लेंस में क्या होता है? 1/f डायोप्टर होता है। हालांकि माइनस प्लस अनंत और जीरो के केस में कुछ होगा नहीं, तो 1/f होता है। फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, ठीक है बस। तो फोकस दूरी अगर क्या होगा, अनंत, तो 1/अनंत का मान क्या होगा? 0। काम खत्म। तो क्या हो जाएगा? शून्य लिख दें, यही शून्य अच्छे से लिख दो, क्या दिक्कत है? तो समतल दर्पण क्षमता क्या होगी? शून्य होगी। और समतल दर्पण फोकस दूरी कितना होगी? अनंत होगी। बातें समझ में आई हैं? पक्का? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, हटाओ इसे, हटाओ। हमने अपना प्रयास किया, हटा दो मित्र। चलो स्क्रीनशॉट लो, हटाओ। ओके, हो गया होगा, हटा रहे हैं। गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो अवतल से नियम होगा। पहले अवतल दर्पण से देख लेते हैं, क्योंकि गोली दर्पण दो दर्पण हैं, अवतल और उत्तल। तो पहले अवतल दर्पण से देख लेते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण से तो पहला नियम क्या है, देख लो अवतल दर्पण में। ये देखो, ये नियम कहाँ से आए हैं? अरे वही परावर्तन, आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, सब कुछ वही है और कुछ नहीं है। बिना नियम के भी सब काम चल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एक भी नियम नहीं पता है तब भी सब काम चल जाएगा, सब प्रतिबिंब बनेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा नियम क्या है, कहीं किरण गिरेगी अभिलंब खींच के लौटाना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण करके लौटा लो, उसी से ये नियम भी बने हैं। अभी ये क्या आ रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण, चूँकि अब हमको पता चल गया पोल फोकस बीचों बीच सी, तो इसका मतलब मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी। इसके पहले अभी फोकस बिंदु में आपने पढ़ा था, समांतर जाने वाली जहाँ आके मुख्य अक्ष को काटती है वही फोकस बिंदु होता है। इसका मतलब अब तो कन्फर्म हो गया कि अगर समांतर जाएगी लौट के आएगी तो पक्का है जहाँ काटेगी वही फोकस होता था, तो यहीं से जाएगी। तो ये पहला नियम हो गया क्या, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से चली जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से चली जाती हैं। ये पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया सर, दूसरा नियम ये हो गया, अब हम फोकस से किरण को ले जाते हैं। कहाँ से? फोकस से। फोकस से ले जाएंगे और देखेंगे वो कहाँ से जाएगी। तो चलो देखते हैं, सी, ठीक है, एफ, सी, एफ। अब कोई किरण हम फोकस से ले गए, फोकस से ले गए। अब देखो मेरे भाई, फोकस थोड़ा ऊपर कर दें, अच्छा लगेगा, क्योंकि नीचे से हमें अभिलंब खींचना है। अब अभी तक हम कभी इसके पहले नहीं ले गए जब फोकस से, तो हम पहले तो अभिलंब खींच के देखें ना किधर से जाएगी। अपने को नियम रटना नहीं है, देख लो कैसे जाएगी। सी से अभिलंब खींच के पता कर लो, सी से मिला दो। जब सी से मिला दोगे तो ये जितना आपतन कोण उतना ही परावर्तन कोण, जितना आपतन कोण उतने परावर्तन कोण। तो अपने को कुछ पता चला है क्या, कि लौटने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। तो अब फ्यूचर में आपको अभिलंब खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रास्ता क्लियर हो गया कि अगर फोकस से जाएगी समांतर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अभिलंब खींच के लौटाए हैं। यहाँ भी अभिलंब खींच के लौटाए हैं हम, आपको दिखे नहीं क्योंकि इसके पहले फोकस बिंदु में समझा दिए थे। सी से अगर अभिलंब खींचोगे तो यही कहानी आएगी, ठीक है। हाँ, बिना अभिलंब खींचे नहीं लौटाए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो फिर अब भविष्य में अभिलंब नहीं खींचना पड़ेगा। मान लो अब जीवन में फिर कभी खींचना हो ये, तो अब आप एक बार समझ लिए तो दोबारा अभिलंब नहीं खींचना है। पोल सेंटर एफ, मान लो अगर एफ से किरण गई तो क्या होगा, अपने मार्ग में, अपने मार्ग नहीं, मुख्य अक्ष के समांतर कर दोगे। अब ये रटना मत कि इधर से जाए तब मुख्य अक्ष समांतर। अरे पगलू, ये तो मुख्य अक्ष समांतर हो गई ना। और इधर से मान लो एफ से गई कोई किरण, तिरछा मत हो भाई किरण,
इधर से भी कोई किरण गई, यह मुख्य अक्ष समांतर होगी। इधर से ऐसे आई कोई, वो भी मुख्य अक्ष समांतर होगी। ऐसे जाए कोई, वो भी मुख्य अक्ष समांतर होगी। ऐसे जाए कोई, वो भी मुख्य अक्ष समांतर होगी। मतलब कहीं से जाए वो मुख्य अक्ष समांतर होगी। अगर फोकस से जा रही है तो लौटने के बाद मुख्य अक्ष समांतर हो जाएगी। ठीक है, समझना, चाहे जहाँ से जाए। ये नहीं कि बस ऊपर से जैसे मास्टर ला रहा है वैसे, अरे नीचे से भी जाएगी लौटेगी मुख्य अक्ष समांतर हो जाएगी। यहाँ से ऐसे जाएगी यहाँ पर, तब भी मुख्य अक्ष समांतर, बस फोकस से जानी चाहिए। अगर फोकस बिंदु से गई तो लौटने के बाद मुख्य अक्ष समांतर होगी। और अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो सी से अभिलंब खींच के लौटाइएगा। सदैव आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर करिएगा, सदैव मुख्य अक्ष समांतर पड़ेगी। ओके, तो ये नियम हो गया। क्या नियम हो गया? पहला नियम, मुख्य समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से चली जाती हैं। दूसरा नियम क्या है? फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य के समांतर हो जाती हैं। तेज नहीं बता रहे हैं, समझ में आ रहा है? अच्छा है, आ रहा होगा वैसे। तीसरा क्या है? तीसरा देखिए, तीसरा पोल, सेंटर और फोकस, यही था। अब सेंटर नाराज हो जाएगा, वहाँ से नहीं ले जाओगे किरण, तो कहेगा सबसे ले जा रहे हो, हमसे नहीं ले जा रहे हो, हमसे क्यों इतना खफा हो। तो देखो सेंटर से ले गया है तो अपने को पता नहीं है अभी कहाँ से जाएगी। तो चलो एक बार अभिलंब खींच के देख लेते हैं। अभिलंब खींचो तो सेंटर से तो अभिलंबो खींचा जाता है। ये क्या हो गया? इसका मतलब ये तो अभिलंब की दिशा में पड़ गया। अभिलंब की दिशा वाली क्या होती है? अपने मार्ग में वापस जाती है। तो इसे अपने मार्ग में वापस कर दो, इसे अपने मार्ग में वापस कर दो। तो 3 नियम अपने पास आ गए। 3 नियम से ही अपना काम हो जाएगा। हालांकि एक और बता देंगे अभी हम। बिना ये नियम क्यों पढ़ा जाता है? क्या बिना नियम के प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा? बिना नियम के सभी प्रतिबिंब बना लोगे, इस एक को नियम की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी? जब किरण ले, किसी प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक बिंदु से कम 2 किरण ले जाना पड़ता है। तो अगर नियम से किरणें ले जाओगे इस बिंदु से, मतलब समांतर ले गए तो फोकस से लौटा लोगे, और फोकस से ले गए समांतर ले जाओगे। सी से ले आओगे तो अपने मार्ग में वापस कर लोगे। तो तुम्हें अभिलंब खींचना नहीं पड़ेगा। लेकिन बिना नियम के किरण ले जाओगे तो अभिलंब खींचना पड़ेगा। चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ, नहीं तो तुम लोग, चलो इसी में दिखा देता हूँ, फ़ायदा इसका दिखाता हूँ क्या है, और बिना नियम से भी बन जाएगा। ये देखो, एक ट्रेलर दिखा रहा हूँ केवल, पिक्चर नहीं। ये देखो, अभी तो आगे हम प्रतिबिंब बनाएंगे सब, लेकिन ये भी कोई वस्तु है, 20 किरणें चली। ये देखो, एक किरण ये गई और दूसरी किरण कहाँ से ले गए? लो मास्टर, सी से ले गए। अरे हवा में न चली जाए, ये देखो, ठीक है, सी से गई। सी से जाने वाली अपने मार्ग में वापस हो गई। और यफ से ये समांतर जाने वाली कहाँ से लौटेगी? यफ से जाएगी। ये दोनों लौटने वाली परावर्तित किरण जहाँ काटती हैं वहीं तो प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब अगर पढ़े होंगे तो परावर्तित किरण जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी, वहीं इस बिंदु का प्रतिबिंब बनेगा। तो बी का बी डैश बनेगा और मुख्य से मिला दो तो ए डैश हो जाएगा। इस प्रकार प्रतिबिंब क्या हुआ? वास्तविक हुआ, छोटा हुआ, सी और एफ के बीच हुआ। यही होता है प्रतिबिंब। अब देखो, क्या यफ से ले जाएंगे तो नहीं बनेगा क्या? देख लो, अगर यफों से किरण ले जाएंगे तो वापस लौटाओ, यही तो काटना है, तब भी बनेगा। मान लो सर बिना नियम के ले चलते, बिना नियम के ले चलते तब भी यही बनता। ठीक है, बिना नियम के ले चलो, कहीं और से ले चलो, नियम उयम ना ले चलो, मनमानी कहीं और से किरण उठा के ले फेंक दो और देखो क्या होता है उसके साथ। सर कहाँ से ले जाएं, कहाँ से ले जाएं? ये देखो है, अब कोनो नियम नहीं है, न पोल पे है न यफ पे है, कहीं पे। अब यहाँ गिर गई, क्या करोगे? सी से अभिलंब खींचो। सी से क्या करोगे? अभिलंब खींचो। जितना आपतन कोण बनाते हुए आए उतने परावर्तन कोण बनाते हुए जाई। देखो यहीं तो काट रही है आके, मतलब कहीं भी किरण ले जाओगे। सर यहाँ एक किरण गई, मान लो, सी से अभिलंब खींचो, जितना आपतन कोण उतने परावर्तन कोण। देखो आके यहीं तो काटी, देख लो यहीं तो काट रही है। इसका मतलब नियम जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ नियम चलने पर एक फ़ायदा होगा कि तुम्हें अभिलंब बार बार नहीं खींचना होगा, बस। तो हमें अच्छे से आराम से बन जाएगा। अदरवाइज बिना नियम के भी हम प्रतिबिंब बना सकते हैं, लेकिन अभिलंब खींचना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए मात्र जरूरी होता है परावर्तित किरणें जहाँ काटेंगी वहाँ बनेगा, और नहीं काटेंगी तो परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाओ, जहाँ काटती हुई प्रतीत होंगी वहाँ बनेगा। बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा क्या कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होता, नियम कानून कुछ नहीं। ठीक, समझ में आई बात? ओके, चलो समझ में आई तो अच्छी बात है।
और एक जान लो कि बिना अभिलंब खींचे और कोई तरीका है? हाँ, एक तरीका और देख लो, अभिलंब वहाँ भी नहीं खींचना पड़ेगा। अगर कोई किरण पोल पर गिर जाए, कोई किरण पोल पे गिरी तो सी से अभिलंब, यही मुख्य अक्ष ही अभिलंब का काम करेगा, अब खींचना नहीं है, मुख्य अक्ष खुद ही अभिलंब का काम करता है। तो जितना आपतन कोण बनाते हुए आ रहे हो उतने परावर्तन कोण बनाते हुए चली जाएगी। काम खत्म। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, तो ये तुम्हारे नियम हैं। क्या? देखो, मुख्य अक्ष समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से चली जाती हैं। फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष समांतर हो जाती हैं। सी से जो किरण जाएगी तो अपने रास्ते वापस कर देना। पोल से जाएगी, जितना मुख्य अक्ष के साथ कोण बनाते हुए जा रहे हो उतने बनाते हुए लौटा लेना। ठीक, ये हो गया। इसे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं उसको थोड़ा वो ख़राब करना चाहता हूँ, सी वाला, तीसरा वाला, और तुम्हें समझाना चाहता हूँ। चलो, हो गया हो, अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। तीसरा वाला जरा और समझ लो। वक्रता केंद्र जब कहते हैं तो ये नई किताबें यहाँ से केवल ले जाती हैं मस्त इसी में कि ऐसे जाए तब, अरे पगलू ऐसे गए तब वही हाल होए, ऐसे गए तब वही हाल होए। देखा, फिर अभिलंब की दिशा में पड़ा ना, फिर अपने मार्ग में वापस। ये देखा है, यहाँ से गए तब वही हाल होए, फिर अपने मार्ग वापस। यहाँ से गए तब वही हाल होए, फिर अपने मार्ग वापस। यहाँ तक है मुख्य अक्ष, ये गए तब अपने मार्ग में वापस हुए। क्या अभिलंब की दिशा में पड़ा था, देखता ना। ये देखा, ये ऐसे आए, सी से आवे वाली हर एक किरण अपने रास्ते वापस हुए। क्यों? क्योंकि सी से आ रही है, इसका मतलब अभिलंब की दिशा से आ रही है। समझ में आई बात? आ गई समझ में? ठीक, अब कुल ख़राब करेंगे हम। स्क्रीनशॉट ले लिए हो, कुल ख़राब करेंगे। देखो, अब मान लो सर फोकस से यहाँ से आए तब कहाँ जाएगी? इसी से जाएगी। मान लो सर यहाँ से आई तब कहाँ जाएगी? फिर फोकस से ही जाएगी। मान लो सर यहाँ से आई तब कहाँ जाएगी? फिर फोकस से जाएगी। सर यहाँ से आई तब कहाँ जाएगी? फिर फोकस से जाएगी। फोकस से ही जाना है, काम कर रहा हूँ सर। इसको ख़राब करिए, ये यहाँ से आएगी तब क्या होगा? मुख्य अक्ष समांतर होगा। फोकस से जा रही ना, यहाँ से आएगी तब क्या होगा? मुख्य अक्ष समांतर होगा। सर ऐसे जाएगी तब क्या होगा? मुख्य अक्ष समांतर होगा। सर ऐसे जाएगी तब क्या होगा? मुख्य अक्ष समांतर होगा। अब ख़राब कर दिया हूँ, अब मिटाता हूँ। कुल मिला के समझ में आ गया होगा। केवल एक लाइन नहीं समझना है कि ऐसे ले जाओ, रटना नहीं है, समझो बात को। ठीक, अब इसका उपयोग होगा प्रतिबिंब बनाते समय। इसे हटा रहा हूँ, ठीक है, अवतल दर्पण से हटा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट पहले ले लिए होंगे, इसलिए इतना ख़राब कर दिया हूँ। चलो, अब ज़रा उत्तल भी समझा देते हैं, फिर कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब उत्तल दर्पण से भी सर होगा कुछ? हाँ, उत्तल दर्पण से भी है। उत्तल दर्पण से भी सेम बात है और कुछ अलग नहीं है। पहला नियम भी वही सेम प्रोसेस पे है। देखो सर, उत्तल दर्पण एक बना लो, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। फिर वही बात पुरानी, मुख्य अक्ष समांतर चलने वाली किरण कहाँ से जाएगी? फोकस की दिशा से, फोकस की दिशा से लौटा लो, फोकस की दिशा से। मुख्य अक्ष समांतर चलने वाली फोकस की दिशा से लौटा लेना अगर संयोग से मिले कभी। दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये है सर कि अब देखो, फोकस से तो किरण जाएगी नहीं। क्यों? किरण तो इधर से जाना है, बाईं तरफ से चिकने तल पर। इधर से थोड़ी आना है, खुरदरे पे गिरेगी। खुरदरे पे कब प्रतिबिंब बनाते हो गिरा के? चिकने तल पे, आईना चिकने तरफ से देखते हो ना, तो चिकने पे किरण गिरती है, पीछे नहीं आईने गिरती। ठीक है, अब फोकस तो पीछे है सर, तो फोकस से नहीं जाएगी, फोकस की दिशा में जाएगी। डॉट डॉट क्या दिखा रहा है? फोकस की दिशा में, और यहीं से वो समांतर हो जाएगी फोकस की दिशा। सर ये समांतर कैसे हो गई? तुम अभिलंब खींच के मित्र देख लो, अभिलंब खींचोगे तो ये जितना आपतन कोण उतने परावर्तन कोण समांतर ही होना है, तय है। ठीक, और तीसरा भी लगा ही देते हैं इधर ही, क्या दिक्कत है? तीसरे में तो बहुत ही एक्सपर्ट हो गए अब। तीसरा सर तो बहुत अच्छा है, एकदम वो कहता है कि जौने रास्ता आया वहीं रास्ता जाया, हमरे ओरी आ देखबो मत की है। ये देखा, कहता कि हमारे ओरी नज़र उठा के न देखा। यहाँ अवतल दर्पण में तो गलती हो गई थी, मतलब किरण सी से जा रहा था, लेकिन यहाँ कह रहा है सी की दिशा में ही जा रहा है, तब वो अपने मार्ग में वापस। क्यों? क्योंकि आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु है तो ये देखो अभिलंब है, अभिलंब की दिशा में पड़ेगा, फिर अभिलंब की दिशा वाली क्या होगा? अपने मार्ग में वापस हो जाएगी। तो फिर वही उत्तल दर्पण से भी क्या नियम हुआ? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस की दिशा से चली जाती हैं। यहाँ क्या हुआ? फोकस की दिशा में जाने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। सर यहाँ क्या हुआ? वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग में वापस हो जाती हैं। कहानी खत्म।
सर पोल वाला ना बता, पोल वाला भी लगा ला, क्या दिक्कत है, पोल वाला भी लगा लेखे। पोल पर कणों किरण गिरी तो मुख्य अक्ष जितना कोण बनाते हैं आई उतने कोण बनाते हैं जाई, काम खत्म। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब जब बनाओगे तो इन नियमों का इस्तेमाल कर सकते हो, और अवतल से बनाओगे तो जो अभी बताए थे उन नियमों का इस्तेमाल कर सकते हो, और बिना नियम का बनाना है तो भी बना सकते हो। अभिलंब खींच के लौटा लो, क्योंकि हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए केवल परावर्तित किरण चाहिए, हमें कोई नियम नहीं चाहिए। हमारे पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र नियम है कोण आई बराबर आर। किरण जहाँ गिरेगी लौटाने का तरीका आपको पता है कि वहाँ अभिलंब खींचोगे और अभिलंब खींच के आने वाली किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी लौटने वाली भी उतने कोण बनाते हुए लौट जाएगी। बस इससे ज़्यादा कोई नियम नहीं है परावर्तन में। ठीक, काम खत्म। चलो बना लो, स्क्रीनशॉट लो भाई, हटाएं इसे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। और हम इस पर पिछली क्लास में एक न्यूमेरिकल नहीं दिए थे एको, इस क्लास में न्यूमेरिकल देते हैं, फिर अगली क्लास में प्रतिबिंब बनाएंगे, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। आज का क्लास यहाँ रुक के होमवर्क ले लो, एक आध दो सवाल दे देते हैं पीछे के क्लासों से, पीछे के जो क्लास हुए हैं उनसे सवाल देते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, अगर वीडियो ठीक ठाक लग रहा हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। नहीं अच्छा लग रहा हो ठीक है ना करो भाई, लेकिन अच्छा लग रहा हो तो कर लो, हाँ कोई बात नहीं। चलो पसंद आ रहा होगा तो कर लो, भूल जाते हो आप लोग इसलिए याद दिलाना पड़ता है, पसंद आता है लेकिन भूल जाते हो सब्सक्राइब करना, कर लो। लाइक भी कर दिया करो, वीडियो अच्छा लगता है देखने में। क्या हम बता रहे थे, न्यूमेरिकल होमवर्क क्वेश्चन 1। चलो ये दोनों क्वेश्चन आप बना लेंगे, ठीक है। धन्यवाद, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।